हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का वीडियो भी हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे और काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रहता है जो भी यहाँ यूके में माइग्रेट होने वाले हैं इंडिया से स्पेसिफिकली, या फिर जिनको भी हिंदी लैंग्वेज आता है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि फ़र्स्ट 14 थिंग्स जो आपको यहाँ आने के पहले करने होते हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको करने से आगे के लिए सारी चीज़ें जो है स्मूथ हो जाती है। और ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि इसको करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद ये सारे काम जो है सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसमें से भी 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि शुरू में ही फर्स्ट 1 वीक में ही आपको कर लेने होंगे और बाकी चीज़ें धीरे धीरे 1 मंथ में होती जाएंगी। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और कुछ भी क्वेरी हो वीडियो के एंड में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के कमेंट में ही जवाब दें, और अगर ज़्यादा कुछ कमेंट्स आएंगे तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यूके आने के पहले सबसे पहला चीज़ जो है जो हर कोई करता है वो है यहाँ आने के बाद हम रहेंगे कहाँ। तो यहाँ पे आने के बाद रहने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप एयरबीएनबी में रह सकते हैं और दूसरा आप रह सकते हैं होटल में। तो बेसिकली हम प्रेफर करते हैं जिनके पास बच्चे हैं वो लोग एयरबीएनबी में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हर चीज़ टाइम से नहीं हो पाता है। और अगर आप होटल में रहेंगे तो आपको बाहर का खाना खाना पड़ेगा, और प्लस होटल में भी अगर फूड वो लोग दे रहे हैं तो प्रॉपर टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, और बच्चों के साथ टाइम और कस्टमाइज भी नहीं होता है ना खाने का। नहीं होगा। छोटा बच्चा रहा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अगर आप इंडिया से आ रहे हो या जहाँ भी एशियन कंट्री से अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फूड में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया वाले फूड्स नहीं मिलते हैं। यहाँ ब्रिटिश फूड, ब्रिटिश ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें ऐसे ही मिलेंगी। तो 1-2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता तो अच्छा लगता है, लेकिन कंटिन्यू अगर आपको 1 महीने तक वही खाना खाना पड़े तो थोड़े दिन के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफिकली अगर बच्चे हैं तो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर एयरबीएनबी कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। एयरबीएनबी में आप रह के खाना बना सकते हो, अपना ग्रॉसरी आप बाहर से ख़रीद के लेके आ सकते हो, यहाँ घर पे लाके आप बना सकते हो और उस हिसाब से आप रह सकते हो। और कंफर्टेबल भी, घर जैसा फील आता है, सारा फर्निश्ड होता है सब सामान। इंडियन खाना भी अगर समझिए कि बाहर से आ रहे हैं इतना ट्रैवल करने के बाद, और उसके बाद आके यहाँ पर अगर सिर्फ दाल चावल ही खा ले तो वही अपने लिए काफी अच्छा रहता है। लेकिन उसके जगह पे अगर आपको बर्गर पिज्जा दिया गया तो मे भी अपना कंफर्टेबली नहीं खा पाएंगे। तो भी ठीक लगेगा, लेकिन जब वो आप कंटिन्यू खाने लगेंगे ना तो फिर वो थोड़े दिन के बाद अच्छा नहीं लगता। और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल बच्चों के लिए जैसे मिल्क विल्क सब गर्म करना, उनके लिए सेरेलैक या कोई भी तरह का खाना, वो सब काफी प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप होटल में रहेंगे। क्योंकि होटल में उस तरह का सिर्फ एक मेरे ख्याल से माइक्रोवेव दिया रहता है और कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए बाहर जाके, या फिर उसका जो एक आपका कुकिंग सेक्शन है वहाँ जाके आप पेंट्री में आपको गर्म करवाना, बार बार रिक्वेस्ट करना, वो पॉसिबल भी नहीं है। काफी तो इसलिए हमारे हिसाब से जो पहला काम है, इंडिया से आने के पहले ही, चाहे इंडिया हो या कोई भी एशियन कंट्री से आप आ रहे हो, तो वहाँ से आने के पहले ही आप यहाँ पे अपना एयरबीएनबी बुक कर लो। और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे लैंड करते हो तो आप अपना सामान लेके निश्चिंत होकर अपने एयरबीएनबी में जाके ठहर जाओ। उसके बाद अगला काम क्या आता है वो बताएंगे शिव। जैसे ही आप इंडिया से यहाँ पहुँचे या फिर कोई भी कंट्री से अगर यूके पहुँचे, उसके बाद फिर आपको अपने फैमिली को, जो भी आपका बेस कंट्री है, वहाँ पर इन्फॉर्म करना है कि हाँ मैं सक्सेसफुली पहुँच गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले सिम की ज़रूरत है। हाँ। अभी सिम के लिए आप इमीडिएटली आप एक काम कर सकते हैं। आप एयरपोर्ट में बहुत सारे वेंडिंग मशीन रहते हैं, वहाँ पर आपके सिम कार्ड्स अवेलेबल रहते हैं। वो सिम कार्ड आप 5 पाउंड दे के आप खरीद सकते हैं, उसमें कुछ टॉक टाइम रहता है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर वहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा है एयरपोर्ट में, तो बाहर निकलने के बाद बहुत सारे इस तरह के नाइट शॉप्स हैं, वहाँ जाके भी आप सिम खरीद सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉपुलर प्रोवाइडर है, जैसे लाइका हुआ, लिब्रा हुआ, वोडाफोन हुआ, तो आप किससे भी ले सकते हैं कोई भी सिम 5 पाउंड में, उसमें टॉक टाइम है। उसके बाद फिर आप या तो कैश देके टॉप अप करा ले, या फिर आप ऑनलाइन भी टॉप अप करा सकते हैं उसको। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली नॉर्मली जो मैंने देखा, यहाँ पे लोग मैक्सिमम लोगों के पास लाइका का है, तो बाकी आपके ऊपर है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, सारे ही प्रोवाइडर अच्छे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बीआरपी कलेक्शन, जो अगेन आपको बताएंगे शिव। कितने दिन के अंदर, मुझे ऐसा लगता है विदिन 2 वीक्स बीआरपी कलेक्ट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे लैंड किए उसके विदिन 2 वीक्स हमें जाके बीआरपी कलेक्ट करना पड़ता है। बाकी क्योंकि आपको पता है कि यूके के वीज़ा में आपको 1 महीने का ही वीज़ा मिलता है, और 1 महीने के वीज़ा में ही आपको ट्रैवल करना होता है, और ट्रैवल करके आके यहाँ पर आपको
वो 15 दिन में ही 2 वीक्स में ही आपको BRP कलेक्ट करना पड़ता है। तो जब आप वीज़ा का प्रोसेस करते हैं उस समय आप कोई एक कन्वीनियंट लोकेशन पे ही आप अपना BRP का एड्रेस देते हैं। तो वो एड्रेस आपको शुरू से ही पता रहता है कि कहाँ से आपको BRP कलेक्ट करना है। तो वो लोकेशन आप जैसे ही यहाँ पर लैंड करें और उसके बाद फिर एक बार सेटल डाउन हो गए, होटल वोटल आपको मिल गया, मोबाइल वोबाइल आपने ले लिया सिम विम, उसके बाद फिर आप इमीडिएटली उस एड्रेस पे जाइए और नेक्स्ट उस डे ही कोशिश करें कि नेक्स्ट डे जाके सबसे पहला जाके काम और उसके बाद फिर आप BRP BRP कलेक्ट कर ले, अपने पासपोर्ट आइडेंटिटी दिखा के आप BRP कलेक्ट कर ले और उसके बाद फिर आप सेफ हो गए। क्योंकि एक बार अगर आपका वो BRP मिस हो गया और वो फिर से रिटर्न चला गया, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस में चला जाएगा उस BRP को फिर से कलेक्ट और करना। बाकी जो है BRP कलेक्शन का पोस्ट ऑफिस से ही जाके कलेक्ट हाँ, करना पोस्ट पड़ता ऑफिस से है। कलेक्ट करना पड़ता है। हाँ। उसका एड्रेस तो आपको पहले से ही पता है, उसी एड्रेस पे जाके तो collect कोशिश करना है। करें जहाँ पे भी आपने Airbnb लिया है तो उसके आसपास का ही जो Airbnb होटल जो भी आपने लिया है तो उसके आसपास का ही जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ का एड्रेस डाल दें ताकि वहाँ पे आपका BRP आए और आप जाके वहाँ पे इजीली कलेक्ट कर कलेक्ट सकें। कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है बैंक अकाउंट क्रिएशन। अभी आपका BRP कलेक्ट हो गया और उसके बाद फिर आपको अभी पैसे का मेन प्रॉब्लम शुरू होगा, क्योंकि आप इंडिया से जब ट्रैवल करेंगे तो होपफुली आपके सारे पैसे आप कुछ कैश में अपने पास रखेंगे और मैक्सिमम आपका एक ट्रैवल कार्ड में होगा। अभी वो सब को आपको एक परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तभी बैंक अकाउंट के लिए आप जो भी Airbnb में है या फिर आप होटल में है उसका एड्रेस देके आप इनिशियली आप बैंक अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करके और उसके बाद फिर आपका कोई भी अकाउंट, यहाँ पर नॉर्मली बहुत सारे बैंक्स हैं, HSBC हुआ और बाकी सब बैंक्स हैं, वो सब जाके वहाँ पर आप अप्रोच करें या फिर आप अपने कलीग से पूछें वो उन्होंने कहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया है, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका डेबिट अकाउंट के साथ अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए भी रिक्वेस्ट रेज करना है तो आप दोनों का प्रोसेस एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट का काम जो है इमीडिएटली तो नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, दो हफ्ते या 3 वीक्स तक का भी टाइम लग जाता है। तो इन बिटवीन आप क्या करेंगे, आप चाहे आप होटल में हो या Airbnb में हो, मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके वन मंथ का ही स्टे लेते हैं और विद इन 1 मंथ घर ढूंढते हैं। तो जिस भी लोकेशन में आप प्रेफर कर रहे हो या आपके ऑफिस के आसपास का जो भी लोकेशन आपने डिसाइड किया है कि आप वहाँ जाके रहने वाले हो, तो वहाँ पे जाके यहाँ पे कोई एक आध मतलब वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि जुपला है, राइट टू मूव है, बहुत सारे ऐसे टाइप के वेबसाइट है। वहाँ पे जाके आप लोकेशन जो भी आपने देखा है वहाँ पे जाके आप घर ढूंढो। जहाँ आपको घर पसंद आ गया इमीडिएटली आपको करना है अपॉइंटमेंट बुक व्यूइंग का। घर जाके आप देख लो, अगर पसंद आता है तो इमीडिएटली आप टोकन देके घर बुक कर लो, क्योंकि यहाँ पे घर है ना बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो इसलिए और एक प्रॉब्लम होता है कि एक बार आपका व्यूइंग होने के बाद एक बार घर बुक हो गया तो इमीडिएटली यहाँ पर घर मिलता भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका क्रेडिट प्रोसेस और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है। अभी प्रॉब्लम है कि अगर आप पहले UK आए हुए हैं तो आपका यहाँ पर एक क्रेडिट हिस्ट्री बना हुआ होता है, तो उस केस में आपका प्रोसेसिंग में भी फास्टर होगा। लेकिन आप अगर पहली बार UK आ रहे हैं तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री कुछ यहाँ पर बना नहीं रहता है, तो उस केस में और भी टाइम लग जाता है। बहुत लोगों का तो इवन वो आपके ऊपर है कि आप कितने जल्दी सारा जो भी पेपर वर्क आपके पास आया है आप अपने तरफ से एटलीस्ट कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए, आपके मैनेजर से या फिर आपका सिग्नेचर करके सारा डॉक्यूमेंट भेज दें, ताकि उन लोगों की तरफ भी प्रोसेसिंग में मैक्सिमम आप टाइम दें। और बहुत समय ऐसा होता है कि आपका अगर आप जल्दी करें तो आपका 1 वीक में भी कंप्लीट हो जाता है, अदरवाइज बहुत समय 1-1.5 महीना भी लग जाता है। हाँ। तो नॉर्मली आप अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी सारा हो जाए। और जैसे ही आपको घर पसंद आता है, व्यूइंग करके जैसे ही घर पसंद आता है, ट्राई कीजिए इमीडिएटली आप टोकन अमाउंट देके और आपके एजेंसी से बोलिए कि कितना अमाउंट चाहिए आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वेबसाइट से ऐड को हटाने के लिए, हाँ। ताकि वो ऐड हट जाए, आपका बुकिंग हो जाए, उसके बाद फिर सारा प्रोसेसिंग आपका यहाँ पे अभी ये जो कोविड है ना, कोविड के टाइम से बहुत ज़्यादा एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि जब आप घर ढूंढोगे तो यहाँ पे रेंटेड हाउस में भी या फ्लैट में भी बिडिंग बहुत ज़्यादा चलता है। जो कोटेशन उन्होंने दिया है, मान लो 930 पाउंड का या 1000 पाउंड का आपने एक हाउस देखा है 2 BHK हाउस, अब उस हाउस में मैंने देखा कि 1000 पाउंड का है, लेकिन
कई लोग व्यू कर रहे हैं, अब वो लोग बिडिंग करते हैं। किसी ने बोला कि हम 11,050 देंगे, किसी ने बोला 1,070 देंगे, तो यहाँ पे बिडिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। आजकल ये नया है, जब हम पहले आए थे 2018 क्योंकि में, जब बहुत हम लोग इंटरेस्ट रखते आए हैं थे ना, तब अगर नहीं था। समझिए कि 4 जन ने इंटरेस्ट दिया उस हाँ। एक ही घर को, और उस हिसाब से अगर सप्लाई लिमिटेड है और हाँ। डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो 4 जनों ने अगर इंटरेस्ट दिया तो फिर उसके बाद बिडिंग स्टार्ट हो जाता है कि हाँ। कोई 1000 में लेना चाहता है, कोई 1030 में, कोई 50 में, तो फिर जिन लोगों ने ज़्यादा बिड किया है तो उनको फिर मिल उसके जाएगा। बाद फिर हाँ। मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो सके आपने घर देखा, अगर पसंद है तो इमीडिएटली आप उसको फाइनल करके घर वाला हेडेक खत्म कर लो, क्योंकि प्रोसेस में भी, घर मिलने में भी टाइम लगता है, इमीडिएटली नहीं मिल जाता है, सारी चीज़ प्रोसेस होते होते भी टाइम लगेगा। तो बैंक का वाला काम, बैंक जो अकाउंट है वो खोलने वाला काम, और ये घर ढूंढने वाला काम आप पैरेलली चलाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि दोनों में ही टाइम लगने वाला काम और है। अपने एजेंसी के साथ कीप इन कांटेक्ट, कि उनसे पता करते रहिए कि कितना टाइम लगेगा। उनको बार बार रीच कीजिए, बार बार उनको नच कीजिए कि मेरा जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग कीजिए, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर एयरबीएनबी अगर आपने बुक किया है या फिर होटल बुक किया है, तो वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए बुक किया होगा, राइट। और उस समय तक अगर आपको घर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपको प्रोएक्टिवली अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उस हिसाब से आप अपने एयरबीएनबी या फिर होटल को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं तो फिर बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अगर वो एयरबीएनबी उसके बाद अगर किसी दूसरे ने बुक कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आपको अवेलेबिलिटी मिलने में। हाँ। और यहाँ पर भी, यहाँ पे घर में भी सैलरी के हिसाब से भी, सपोज मान लो किसी का सैलरी 3,000 है, समझ लो 3,000 पाउंड है, तो अगर वो 1,500 पाउंड का कोई घर पसंद करता है तो वैसे केस में भी नहीं मिलेगा। घर भी आपको अपने उन लोग मतलब सैलरी के हिसाब से ही घर अगर आपने पसंद किया तो देंगे, अदरवाइज वो लोग सैलरी भी एक मैटर करता है यहाँ पे। जितनी सैलरी है उस हिसाब से ही आप घर ले सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी भी अगर आपने घर ले लिया, बहुत महंगा घर ले लिया और आपकी सैलरी उस हिसाब से नहीं, आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो फिर तो भी आपको वो घर नहीं देते उन लोग। तो ये भी है एक इम्पॉर्टेंट। अगर दोनों वर्किंग है तो उस हिसाब से मिलता है, सिंगल पर्सन वर्किंग है तो उस हिसाब से लोग नॉर्मली वैसे भी जो पहली बार आते हैं वो बजट में ही घर देखते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा घर कोई लेता नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप लंदन में आ रहे हो, सब लोग लंदन में नहीं आते, जैसे हम भी जब यहाँ यूके में आए थे तो हम नॉटिंघम में गए थे, हम लंदन नहीं आए थे। बट अगर आप लंदन में आ रहे हो तो लंदन में इनिशियली बैंक अकाउंट होता नहीं है, तो उस समय ट्रैवल करने में मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आपने कैश जो भी आप लेके आए हो इंडिया से आते समय, तो कैश बहुत ज़्यादा भी अगर आप खर्च कर दोगे बाद में जाके मुश्किल आ सकती है। तो बेस्ट है कि ट्रैवलिंग के लिए आप ऑयस्टर कार्ड बनवा लो। ऑयस्टर कार्ड आपको किसी भी स्टेशन में मिल जाएगा, 5 पाउंड का मेरे ख्याल से कार्ड रहता है, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसमें जितने भी का आप रिचार्ज करवा सकते हो, 10 पाउंड, 20 पाउंड, 30 पाउंड, जितने का भी आप रिचार्ज करो। वो जो है कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, कहीं भी आप बस में चढ़ रहे हो या कहीं भी चढ़ रहे हो, जस्ट टैप इन टैप आउट कर लो, आपका ट्रैवल हो जाएगा। उसमें आपको अलग से कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लंदन आ रहे हो तो ऑयस्टर कार्ड बनवा लो, ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट हो जाता है। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे NHS में रजिस्टर करना। जैसे ही आपने घर फाइनल कर लिया, आपको घर मिल गया, तो सबसे पहला काम होना चाहिए NHS में रजिस्टर कर लेना, क्योंकि हेल्थ का कोई ठीक नहीं है, नई कंट्री है, वेदर अलग है, तो मतलब चांसेस रहते हैं यहाँ पे आने के बाद तबीयत ख़राब होने के। तो इस केस में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो, साथ में अगर बच्चा है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आने के बाद ही पहला काम ये होना चाहिए, घर मिलने के बाद आप NHS में जो भी आपका जिस एरिया में भी घर है वहाँ का नियर बाई जो भी NHS है वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर लो। वहाँ पे बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, आपके आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारे डिटेल्स आपको, वो आप जब वहाँ जाएंगे तो लोग खुद ही बोल देंगे। और उसके बाद फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर सबमिट करने के बाद फिर वहाँ से कंफर्मेशन आएगा, और कंफर्मेशन के साथ एक NHS नंबर भी आ जाएगा, और वो NHS नंबर पर पर्सन आपको वो कीप करके रखना है। क्योंकि फिर वो NHS नंबर चेंज नहीं होता है। आप ऑल ओवर यूके में कहीं भी आप शिफ्ट करेंगे, आप फिर वो NHS नंबर दे देंगे, वो सारा डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर लेगा। चाहे लोकेशन आप कितना भी चेंज कर लो यूके में, लेकिन NHS नंबर सेम ही रहता है ना। हाँ। और बाकी यहाँ पे जैसे मान लो बहुत ज़्यादा छोटे बेबी को लेके आ रहे हो, तो बेबी का वैक्सीनेशन वगैरह भी अगर आपने NHS में रजिस्टर कर दिया है तो उनको पता रहता है कि बेबी का मंथ, कितने मंथ का बेबी है या कितने ईयर का बेबी है, उसको भी कौन सा वैक्सीनेशन पेंडिंग है। तो आपको NHS से ही आपके पास कॉल आएगा या लेटर आएगा कि आप अपॉइंटमेंट बुक करो अपने बेबी के इस वैक्सीनेशन के लिए। तो उस केस में आपको कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यहाँ पे NHS में हर मतलब GP होते हैं, GP जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं जिसको, जो कि आपको मतलब देखते हैं आपके हेल्थ जो भी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, मेडिसिन
देते हैं, आपको चेक करते हैं। तो हर एक NHS में GP एसोसिएटेड रहता है, GP मतलब वहाँ पे रहता है जो आपको चेक करते हैं, जो हाँ। आपका टेक केयर करते हैं। तो आई प्रेफर अगर आपका कोई बच्चा आ रहा है जो बच्चा को कुछ वैक्सीनेशन इंडिया में मिल गया है और हाँ। बाकी वैक्सीनेशन के लिए आप यहाँ टेंशन में हैं, तो आप क्या कीजिए कि उसका सारा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बुक तो वहाँ वो पर तो मेंटेन लेके आना ही करेंगे। पड़ेगा। हाँ। वो रिकॉर्ड बुक आपका एक लेके बार जाते हैं। GP में अगर आपका एक बार NHS में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आप वहाँ पर वो रिकॉर्ड बुक जाके उसका जेरोक्स सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर फिर वहाँ की नर्स वो सारा रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद आपको कॉल करने के बाद डिस्कशन होगा। और उसके बाद फिर एक बार रजिस्टर हो गया, डिस्कशन हो गया, तो फिर उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कॉल आएगा। हाँ। और उसके बाद फिर वो सारा वैक्सीनेशन देंगे और साथ में एक रेड बुक भी मेंटेन करेंगे वो लोग। हाँ, तो ये आपके बच्चे का भी रिकॉर्ड होंगे। और वैसे भी यहाँ पे जब हम GP में जाके हमारी जलीशा का दिखाए थे तो उन्होंने बोला था आपका बेबी ओवर वैक्सीनेटेड है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे वैक्सीनेशन देते हैं जो यहाँ पर नहीं ज़रूरत पड़ती। तो उस हिसाब से इनके हिसाब से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर वैक्सीनेटेड है बेबी। बट जिस कंट्री में आप जहाँ पर भी हो तो उस हिसाब से ही चलना बेटर है। जब हम इंडिया में थे तो इंडिया के हिसाब से वैक्सीनेशन लेते थे, अब जब यहाँ पे है तो यहाँ के हिसाब से ले रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार आपका घर हो गया तो फिर इमीडिएटली आपको घर के अंदर के सारे फीचर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे कि आपके सारे यूटिलिटीज़ दैट इंक्लूड्स आपके गैस कनेक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आपका इंटरनेट कनेक्शन, वाटर और फिर काउंसिल जो कि आपका ये कचरा और सारे स्कूल हैंडल करता है। तो वो एक बार आपका कंप्लीट हो गया कि आपने ये घर लिया है, इसका ये एड्रेस फाइनल हो गया है, फिर ये सारे यूटिलिटी एजेंसीज के साथ कांटेक्ट करके और उसके बाद फिर वहाँ आपको अपना मूव इन डेट बोलना है कि इस डेट से मैं मूव इन कर लिया हूँ। और उसके बाद फिर इसके बाद के सारे बिल्स आप इस एड्रेस में इस नाम से भेजिए और उसके बाद फिर आप उसका पेमेंट करना शुरू कर देंगे सारा। साथ में अगर आपने टीवी भी लिया है, अगर आप सोच रहे हो कि टीवी लेना है, तो यहाँ पे टीवी के लिए टीवी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हम डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, बस ये है कि अगर आप टीवी ले रहे हो तो साथ में टीवी लाइसेंस भी लेना पड़ता है। तो टीवी लाइसेंस के लिए आपको इंटरनेट प्रोवाइडर, हाँ, इंटरनेट प्रोवाइडर से ही आप पूछ लो कि टीवी लाइसेंस हमें चाहिए, तो वो आपको जो भी है उसका डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। सो बेसिकली घर मिलने के बाद ये हमारा अपने तरफ से एक छोटा सा टिप है, समझ लो। तो इसको आप पॉइंट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। घर शिफ्ट करने के बाद डेफिनेटली आपको घर में कुछ फर्नीचर्स की ज़रूरत होगी जो सबको पड़ती है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर अनफर्निश्ड घर लिया तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और फर्निश लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनफर्निश लेना ही ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, अगर घर पे बच्चे हैं तो, क्योंकि बच्चों की वजह से कई बार फर्नीचर या कुछ डैमेज हो जाए तो उसका फिर अलग से वो लोग कॉस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होता है, वो डिडक्ट करते हैं। तो इसलिए हम तो प्रेफर करते हैं खाली घर लेके अपना सामान रखना। सो बेसिकली फर्नीचर के लिए लोग यहाँ पे या तो ब्रांड न्यू खरीदते हैं या तो फिर सेकेंड हैंड यूज्ड खरीदते हैं। तो नॉर्मली लोग जो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग प्रेफर करते हैं कि आपको मतलब सेकेंड हैंड यूज्ड आइटम ही अगर आपको अच्छी क्वालिटी में कम कीमत में मिल रहा है तो लोग वही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली यूज्ड आइटम खरीदने के लिए बहुत सारे ऐसे टाइप के होते हैं, चैरिटी शॉप्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और सिटी सेंटर या जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे जाके आप पता करना। तो लोकल जो भी चैरिटी शॉप्स है वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो। फर्नीचर्स यहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, कम मतलब यूज्ड होते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। हाँ। और कम कीमत में आपको वो लोग घर तक डिलीवर करके जाएंगे। क्योंकि अगर आप कहीं भी न्यू हैंड अगर आप मतलब खरीदने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक तो कॉस्टली पड़ेगा और साथ ही तुरंत आने के बाद मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा महंगा फर्नीचर पे कोई भी नहीं करता यहाँ पे नॉर्मली आने और के अगर बाद बहुत सारे फर्नीचर अगर आप एक ही चैरिटी शॉप से ले रहे हो तो आप नेगोशिएट भी कर पाओगे। हाँ। और उन लोग डिलीवरी चार्ज भी फ्री देते हैं। और एक फ़ायदा होता है कि जब आप मूव आउट कर रहे हैं, अगर आप इंडिया रिटर्न जा रहे हैं या फिर कोई दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं, अभी आप नया फर्नीचर लेना चाहते हैं, तो फिर आप सिर्फ चैरिटी शॉप को ही फ़ोन कर दीजिए, वो खुद ही आके फ्री में आके आपके सारे फर्नीचर, कपड़े, बुक्स सब कुछ वो खुद ही पैक करके लेके चले भी जाएंगे, पूरा घर साफ कर देंगे। यहाँ यूके में ये पैटर्न है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। आने के बाद जब इनिशियली वो आते हैं तो इनिशियली 6 मंथ या 1 ईयर के लिए वो सेकेंड हैंड यूज वाला आइटम ले लेते हैं और जैसे ही 1 ईयर में थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है लाइफ, थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो फिर वो सारे सामान को देके न्यू हैंड सामान ले लेते हैं। तो क्योंकि लेकिन चैरिटी शॉप जब ये सारा सामान लेंगे तब फिर आपको पे नहीं करेंगे। लेते समय आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे है। तो ये था ये वाला पॉइंट, मुझे लगा ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको भी कवर कर लिया जाए। नेक्स्ट है स्कूल एडमिशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ आपको घर मिल गया, अगर आपके साथ बच्चा है
तो स्कूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आपको स्कूल में उसको डालना ज़रूरी है ताकि बच्चे का एक भी दिन गैप ना जाए। तो स्कूल जैसे आपको घर मिल जाता है, इमीडिएटली आप अपने काउंसिल से कांटेक्ट करो, उस एरिया के जो भी लोकल काउंसिल है, कि हमारा बच्चा इतने साल का है और उसको स्कूल में एडमिशन चाहिए। आप अपना स्कूल का लिस्ट बना लो, जो भी स्कूल में आपको डालना है। इसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ अपने और चैनल हाउस पर, के आप बाद देखिएगा। हम लोगों ने स्कूल को इसलिए रखा है क्योंकि Catchment स्कूल के area, लिए हाँ। आपको हाउस होना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर स्कूल एडमिशन्स में आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये स्कूल चाहिए, ये मेरा प्रेफर्ड है, तो वो उसको आपको प्रूफ करने के लिए कि आप उस कैचमेंट एरिया में रहते हैं, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, वो कंसीडर नहीं बेसिकली करेगा। मतलब स्कूल के लिए घर का एड्रेस होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। बिना एड्रेस के आपको स्कूल अलाउड नहीं करेंगे। Yeah. तो घर जैसे ही आपका एड्रेस कंफर्म हो जाता है, इमीडिएटली आप उस काउंसिल से आप कांटेक्ट करके स्कूल का प्रोसेस स्टार्ट कर देना। डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन पर डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, अगर आप वहाँ पे कार चलाते हो तो आपके पास लाइसेंस भी ज़रूर होगा। तो यहाँ आने के बाद वो वाला इंडिया वाला लाइसेंस जो है 1 ईयर तक वैलिड रहता है, और उसके बाद 1 ईयर के बाद आपको यहाँ का जो लाइसेंस है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो लोग ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर है इंडिया में, जो कार चलाते हैं, तो उनको यहाँ आने के बाद इमीडिएटली इसका भी प्रोसेस आफ्टर 5-6 मंथ्स या थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, 5-6 महीने के बाद ये प्रोसेस भी स्टार्ट करके लाइसेंस आप अप्लाई कर दो और उसके बाद आप लाइसेंस ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, यहाँ पे सोशलाइज होना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ का कल्चर काफ़ी अलग है इंडिया से। तो नॉर्मली जो भी यहाँ पे आते हैं इंडिया से आने के बाद शुरू में तो ठीक है, लेकिन थोड़े दिन के बाद बहुत ज़्यादा मतलब आइसोलेशन सा फील होता है क्योंकि यहाँ सब जगह शांत है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फेसबुक, जिस भी लोकेशन में आप हो उस एरिया का फेसबुक ग्रुप आप उसमें खोज लो। इंडियन कम्युनिटी या फिर एशियन कम्युनिटी आप ढूंढ सकते हो, तो हर जगह का बना ही रहता है। तो वहाँ पे आप सर्च कर लो, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ, फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। और वहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट हो रहे हैं या कुछ भी है, तो आप वहाँ जाके गैदरिंग में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो ऐसे में आपको काफ़ी सारी कोई भी चीज़, आपको चाहे कोई किसी चीज़ के बारे में जानना हो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं, हेल्प भी मिलता है, फ्रेंड्स भी मिलते हैं। तो सब चीज़ के लिए ही मेरे हिसाब से जैसे इंडियन कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी जो भी है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, अच्छा रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एंड ये मेरा हम लोग का लास्ट टॉपिक भी है, विच इज़ गुड टू नो टॉपिक है कि यहाँ पर आप जब पैसे विड्रॉ करने जाएंगे एटीएम से, तो यहाँ पर 2 तरह के एटीएम होते हैं जो मैक्सिमम जब कोई आते हैं बाहर से तो उन लोगों को पता नहीं रहता है, जो कि उन लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 तरह के एटीएम रहते हैं। कुछ एटीएम में लिखा रहता है कि फ्री विड्रॉल, और जिसमें फ्री विड्रॉल नहीं लिखा रहता है वो है चार्जेबल। तो जब आप उस एटीएम से पैसे निकालने जाएंगे तो आपको विड्रॉल चार्ज देना पड़ेगा। तो हमेशा ट्राई करिएगा कि जहाँ से भी, जिस भी एटीएम से आप पैसे निकाल रहे हैं, मेक श्योर कि उसके ऊपर लिखा रहे कि फ्री विड्रॉल, और वो नॉर्मली सिटी सेंटर्स में रहते ही हैं, तो वो देख के और उसके बाद वहाँ से फ्री विड्रॉल से आप पैसे निकालिए। अदरवाइज जब आप एटीएम से पैसे निकालेंगे तो वो खुद ही बता देगा कि आपको ये फ्री विड्रॉल नहीं है और यहाँ पर आपको इतना चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फ्री विड्रॉल या फिर कई बार फ्री कैश भी लिखा रहता है। तो बेसिकली फ्री कैश जिसमें भी एटीएम में लिखा है, मतलब आपके वहाँ से पैसे निकालने के चार्जेस नहीं लगेंगे। और बाकी जगह में मेरे ख्याल से पर ट्रांजेक्शन 2 पाउंड लगता है ना, 2 पाउंड, हाँ, 1.5 से 2 पाउंड पर ट्रांजेक्शन लगता है अगर आप फ्री वाले में नहीं जा रहे हो। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें आप सेव कर सकते हो। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा वो लोगों के लिए जो यहाँ पे माइग्रेट होने वाले हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हो, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना। हाँ, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से उठते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कल तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ा था यहाँ पे। तो वेदर को आप भी एंजॉय करो, और ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।